फ्रेंड गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधारित्र कैपेसिटर, जिससे जुड़ी कुछ विशेष प्रश्न और परिभाषाएं, साथ साथ में मिक्स में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे जहाँ जैसी आवश्यकता होगी। तो हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं हमारे, तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। तो बेटा, आज मैं बता रहा हूँ कि जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर किस प्रकार की डिवाइस होती है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत के आवेश को अपने अंदर जो परावैद्युत माध्यम होता है उसमें एकत्र करने की क्षमता या शक्ति रखता है। एक बार बेटा हम फिर से बता रहे हैं कि कैपेसिटर जो होता है एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर परावैद्युत माध्यम में या अपने अंदर उपस्थित परावैद्युत माध्यम में आवेश को एकत्रित करने की क्षमता रखता है, संधारित्र कहलाता है। तो बेटा यहाँ संधारित्र की परिभाषा लिखते हैं। संधारित्र की जो परिभाषा होती है ये क्या होती है? परिभाषा संधारित्र का चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। बेटा यदि आप नए हैं तो कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे और साथ साथ में जिधर मैं इधर लिखता जा रहा हूं और आप लोग अपनी कॉपी पर इसको नोट करते जाएंगे। बेटा मैं सभी चैप्टर को पढ़ाऊंगा, लेकिन किसी दिन टेक्निकल खराबियों के कारण आपका वीडियो नहीं बन पाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं, अगर लाइव वीडियो नहीं बन पा रहा है तो मैं ऑफलाइन वीडियो बना करके डाल देता हूं, लेकिन वीडियो आपको 100% ऐसा कंटेंट मिलेगा जो परीक्षा में जरूर फंसता है जाकर के। चलिए इधर परिभाषा देखते हैं कि जो संधारित्र की परिभाषा है ये क्या है। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जो अपने अंदर उपस्थित परावैद्युत माध्यम में एक ऐसी युक्ति जो अपने अंदर उपस्थित परावैद्युत माध्यम में आवेश, चार्ज को एकत्रित, ब्रैकेट में लिखेंगे भंडारित करने की क्षमता रखता है या रखती है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है ना, रखता है संधारित्र कहलाता है। संधारित्र को जनरली तो बेटा हम क्या देखते हैं, यहां से देखते हैं एक ऐसी युक्ति जो अपने अंदर ठीक है ना, उपस्थित परावैद्युत माध्यम में आवेश को एकत्रित या भंडारित करने की क्षमता रखता है, संधारित्र कहलाता है। तो बेटा जो संधारित्र है, संधारित्र की एक तरीके से हम कहेंगे रेटिंग। ठीक है ना, जो संधारित्र है ये आपकी परिभाषा थी बेटा, इसको याद रखना। जो संधारित्र है ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था परिभाषा में। अब पॉइंट नंबर सेकंड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, जो संधारित्र होता है ठीक है ना, संधारित्र की रेटिंग। बेटा संधारित्र की रेटिंग क्या है देखते हैं कि संधारित्र की रेटिंग जो होती है ये बेटा kVAR या VAR में ली जाती है। कभी कभी इसको वार परीक्षा में लिख देता है। याद रखेंगे संधारित्र की रेटिंग kVAR होती है। अब इस संधारित्र से जुड़े कुछ विशेष तत्व या विशेष इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि संधारित्र से आए दिन हमेशा बहुत सारे प्रश्नों को उठाया जाता है पेपर में। जब बहुत सारे प्रश्नों को उठाया जा रहा है तो क्यों इसको कवर न कर लिया जाए। तो आज हम संधारित्र के चैप्टर को कवर करने वाले हैं और ये सिलसिला आपका 3 दिन चलेगा।
बेटा मैं 3 डेज में संधारित्र और कैपेसिटर का पूरा चैप्टर आपका खत्म करूंगा और बारीकी से एक भी पॉइंट आपका कैपेसिटर का छूट नहीं सकता परीक्षा में। किसी भी हालत में मैं कैपेसिटर का जब चैप्टर है आपका कंप्लीट करवाऊंगा। किसी भी प्रश्न को आप छोड़ करके नहीं आएंगे। बड़े आराम से कैपेसिटर के चैप्टर से किसी भी प्रश्न को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे, चाहे जैसा प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आता है वो ये है, आपके सामने है कि संधारित्र की जो रेटिंग होती है ये kVAR या VAR होती है। अब चलते हैं जरा वेक्टर डायग्राम पर। अगर यहाँ पर ये स्थिति है तो इसमें कैपेसिटर कहाँ है? तो बेटा याद रखना, इस प्रकार की जो स्थिति में आपको कैपेसिटर नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मानते हैं कि ये जो यहाँ पर जो कंडीशन होती है ये आपका होता है कौन सा? ये आपका होता है Z और ये होता है आपका R और X होता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इधर होती है आपकी प्रतिकारिता, या हम कहेंगे इसको हम प्रेरकत्व कहते हैं, इसको हम प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है ना, या प्रेरक प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, और इसी का रेटिंग जो है ये VAR या kVAR होता है। ठीक है ना, और इस साइड में आपका है Z, तो इसको हम प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम प्रतिबाधा कहते हैं। और यहां पर होता है आपका प्रतिरोध। ठीक है, और ये रहा आपका फेजर कोण। तो यहां से हम ये प्रेरणिक प्रतिघात निकालते हैं। अब हमको चाहिए धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात को कैलकुलेट करने के लिए इसी जो आपका ये ग्राफ दिया गया है, इसी ग्राफ को हम उल्टा कर लेंगे। तो कंडीशन आपकी बन जाएगी कुछ ऐसी, कंडीशन आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपका रहेगा XC और यहाँ रहेगा आपका R और इधर हो जाएगा आपका Z। जब इस चित्र को हम इस प्रकार से बनाते हैं तो यहाँ से आपकी निकलेगी XC, जिसको हम धारितीय प्रतिघात के नाम से जानते हैं। XC को हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं और XC को हम प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। R है प्रतिरोध होता है, जबकि Z जो है ये प्रतिबाधा होती है। अब बेटा एक बात आपको बताते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो XC है या XL है, XL और XC ये दोनों और प्रतिबाधा और प्रतिरोध ये सभी मिला करके सभी का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। बेटा याद रखना, इनका सभी का मात्रक ओम रखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? जो कैपेसिटर रहेगा तो कैपेसिटर की रेटिंग हम कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लेते हैं। कैपेसिटर हमेशा किस पर रहता है? लंब पर रहता है। प्रतिरोध हमेशा किस पर रहता है? आधार पर रहता है। प्रतिबाधा हमेशा किस पर रहती है? विकर्ण पर रहती है। इस बात को याद रखना, बहुत आसान चीजें हैं। अब चलते हैं कि जो धारितीय प्रतिघात है ये क्या होती है। ठीक है, तो धारितीय प्रतिघात क्या होती है? धारितीय प्रतिघात से जुड़े कुछ विशेष तत्वों को बताते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो धारितीय प्रतिघात जो होती है, धारितीय प्रतिघात क्या होती है? देखिए, जैसे मान करके चलिए कि C जो होती है ये संधारित्र की धारिता होती है, संधारित्र की धारिता होती है। ठीक है, C जो होती है ये संधारित्र की धारिता होती है और इसका मात्रक जो होता है, मात्रक होता है फैरड, मिली फैरड या माइक्रोफैरड या पिकोफैरड। इसके मात्रक ये लेते हैं। ठीक है, SI मात्रक की अगर बात की जाए तो फैरड होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? ये आपका SI मात्रक होता है किसका? संधारित्र की धारिता का। अब क्या करते हैं कि हमको देखना है कौन सा? धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात ये क्या होता है? तो धारितीय प्रतिघात की उत्पत्ति कहां से हो जाती है? तो बेटा जानते हैं XC बराबर होता है 1/1/ओमेगा C। ठीक है, तो धारितीय प्रतिघात को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? XC जो होता है ये 1/ओमेगा C रख देते हैं, तो आपका इससे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं ये ज्ञात होता है। अब इसमें ये ओमेगा क्या है? C तो मैंने यहाँ आपको बता रखा है, C संधारित्र की धारिता है, परंतु ये ओमेगा क्या है? तो बेटा बता दें, ये ओमेगा जो होती है ये होती है कोणीय आवृत्ति। ठीक है ना, कोणीय
आवृत्ति होती है। अब कोणीय आवृत्ति अगर है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका बेटा मात्रक जो होता है ये क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है ना, रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक रखा जाता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जो ओमेगा होता है इसकी वैल्यू होती है बेटा कितना, 2 पाई और एफ। ये एफ क्या है, एफ यहाँ से जो निकलेगी, ठीक है बेटा, जो एफ होती है ये होती है आपकी सप्लाई आवृत्ति। क्या होती है, सप्लाई आवृत्ति होती है, ठीक है, ये क्या होती है, सप्लाई आवृत्ति होती है। और जो ये सप्लाई आवृत्ति मिलेगी इसका मात्रक क्या होता है, सप्लाई आवृत्ति का जो मात्रक है ये बेटा HZ लिया जाता है। याद रखना, भारत की मानक सप्लाई आवृत्ति ये कितनी है, भारत की मानक सप्लाई आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, ठीक है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में मान्यता प्राप्त आवृत्ति है IER 54 के अनुसार, ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 के अनुसार जो फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू होता है वो भारत में 50 है, और इसमें वेरिएशन होता है +-3% का वेरिएशन दिया गया है, +-3% का वेरिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वितरण के लिए, जबकि +-1% का वेरिएशन ट्रांसमिशन के लिए, या हम कह सकते हैं कि संचरण के लिए होता है, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी का वेरिएशन 1% संचरण के लिए और 3% वितरण के लिए होता है, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी जो होती है भारत की मानक आवृत्ति 50 है, फ्रिक्वेंसी का मात्रक HZ होता है, F सप्लाई की आवृत्ति होती है, ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति होती है, या हम कोणीय चाल कह सकते हैं, ओमेगा का जो मात्रक होगा ये रेडियन प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू कितना, 2 पाई एफ रख सकते हैं। तो यहां से आपका XC जो धारिता है ये हो जाएगी 1/2 पाई FC। एक आपको बहुत काम की चीज बताते हैं, इसका बेटा जो मात्रक है ये मात्रक हो जाएगा ओम, ठीक है। जितने भी प्रतिघात है, चाहे वो प्रेरित प्रतिघात हो चाहे वो धारितीय प्रतिघात हो, प्रतिरोध आ जाए आपका, प्रतिरोध आ जाए, प्रतिघात चाहे कोई भी आ जाए, प्रतिबाधा आ जाए, इनके सबके मात्रक ओम होते हैं। और इनके जो व्युत्क्रम होते हैं उनके सबके मात्रक मोह या सीमेंस होते हैं, ये भी बात याद रखना। जैसे प्रतिरोध का मात्रक चालकत्व होता है या चालकता होती है, मात्रक सीमेंस हो गया। प्रतिबाधा जो Z होती है उसका व्युत्क्रम जो होता है, ये प्रतिबाधा जो Z होती है, जैसे मान करके चलिए इधर आपका जो रेजिस्टेंस है इसके व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं, ठीक है ना। और प्रतिबाधा जो Z है इसके व्युत्क्रम को हम Y, इसको प्रवेश्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये होती है प्रवेश्यता और ये होती है चालकता, ठीक है। और इसके बाद आपका बचा X जिसको हम प्रतिघात कहते हैं, और इसका व्युत्क्रम होता है B, ये होता है आपका ससेप्टेंस, और इसी को कहते हैं हम अनुकार्यता, ठीक है। याद रखना, जो इस साइड के ये सभी हैं इनके सबके मात्रक ओम होते हैं, जो इस साइड के ये सभी हैं इनके सबके मात्रक बेटा मोह होते हैं। याद रखना इनको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और मोह को ही हम सीमेंस कहते हैं, ठीक है, मोह को ही हम सीमेंस के नाम से जानते हैं। तो शायद है कि इतनी हमारी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसके आगे। यहां से हम क्या करते हैं कि जो ये आपकी धारिता है, और अगर आपका धारितीय प्रतिघात का वैल्यू दिया है तो हम कैपेसिटी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहां से इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे ही इन दोनों को आपस में आप इंटरचेंज करेंगे, मतलब धारितीय प्रतिघात को और कैपेसिटर को दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करने के बाद आपका हो जाएगा C = 1/, ठीक है ना, C = 1/ओमेगा XC, ठीक है। या इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1/2 पाई F XC। तो यहां से आप कैपेसिटी का या धारिता का वैल्यू निकाल सकते हैं, और मात्रक आपका हो जाएगा फैरेड, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा फैरेड। यहां से हम कैपेसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। परंतु अभी हमारी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी इसके बारे में हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, जो आपको YouTube के पूरे चैनल पर आज तक किसी ने नहीं बताई है। हम ये वादा करते हैं और अभी तुरंत बताने जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग इसके लिए तैयार रहना बेटा। और मेरे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस थ्योरी के सेक्शन को नहीं छोड़ना, और पूरी की पूरी थ्योरी बहुत बारीकी से पढ़ना,
और अपनी कॉपी पर साथ साथ में नोट भी करते जाना, क्योंकि जो मैं ये थ्योरी पढ़ाऊंगा ये थ्योरी आप लोगों के लिए और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। क्योंकि जो मैं कैपेसिटर के इस चैप्टर में जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा, और इस बात की हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। क्योंकि जब आप कैपेसिटर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेटर उठाना पड़ता है, या आपके पास इतनी समस्याएं जटिल हो जाती हैं कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपको पक्का फंसना ही फंसना है। कहाँ पर, वो भी दिखाते हैं आपको। जैसे मान करके चलिए अभी आपने निकाला XC, और आपने अभी अभी लिखा था 1/2 पाई FC, ठीक है। यहाँ पर मान करके चलिए कि ये आपका एक फॉर्मूला है और इसमें आपको XC का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें आपको XC का वैल्यू जो है ये ज्ञात करना है। ये क्या है, ये धारितीय प्रतिघात है। क्या है, धारितीय प्रतिघात है, ठीक है। ये क्या है, धारितीय प्रतिघात है जो हमको ज्ञात करना है। और मान करके चलिए कि यहाँ उसने फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे दिया, धारिता का मान C बराबर उसने 2 फैरेड दे दिया, मान करके चलिए, ठीक है ना। और इसके बाद क्या दिया कि बेटा आपको धारितीय प्रतिघात ज्ञात करना है। आपकी राय क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको कम से कम समय में, और आप कैलकुलेटर भी नहीं उठाएंगे, और ये कम से कम समय में कैसे सॉल्व हो जाएगा, इसकी कड़ी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं जो बड़े आराम से टूट जाएगी। आपकी समस्या हम जानते हैं कहां पर फंसेगी, जाके यहाँ पर पाई पर आपकी समस्या फंस जाएगी। या तो आप इसमें 7/22 रखेंगे या 3.14 मतलब 3.14 ये वैल्यू रखेंगे। यदि आपने 22/7 या 7/22 रखा और यदि आपने 3.14 रख दिया, 3.14 रख दिया, तो आपकी समस्या यहाँ पर जटिल हो जाएगी और आपको संख्या जो है वो कैंसिल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैंने बोला कि जो पाई होता है इसका वैल्यू कोई भी आपको 3.14 रखेगा, या फिर आप यहाँ पर 22/7 रखेंगे। तो जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपकी यही आ जाएगी, या फिर हम इस 7 को ऊपर कर देंगे, 7 को ऊपर 22 को नीचे करेंगे तब भी समस्या तो वहीं खड़ी है, आपको भाग तो देना ही होगा, ठीक है ना। तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या करना पड़ेगा। यहाँ से हम ले लेंगे 1/पाई एक साइड में, और इसको ले लेंगे 2FC एक साइड में, ठीक है ना। ध्यान देना 2FC। अब भी बात वही है जो बात आपकी यहाँ थी, परंतु इस वाली वैल्यू का मान हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ बेटा आप लोग अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना 1/पाई का वैल्यू होता है 0.318। इसको कैसे याद रखना है, ये दो अंक आपके सेम है और इस अंक का हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे और यहाँ रख देंगे, इस पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, तो ये 1/पाई का वैल्यू हो गया। 1/पाई का वैल्यू आप याद कर लीजिए, चाहे जैसे इसको याद करिए। जब आप ये 1/पाई का वैल्यू याद करेंगे तो आप हजारों क्वेश्चन XC के बड़े आराम से बिना कैलकुलेटर के निकाल सकते हैं। वो कैसे, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है XC का वैल्यू निकालते हैं, तो 1/पाई का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, अब अंश में रखेंगे। ये वैल्यू आपकी अंश की हो गई है तो हम अंश में रख देंगे, तो ये 0.318 हो जाएगा। तो इसके साथ साथ में यहाँ पर हम रखेंगे 2 इंटू, और ये हो जाएगा 100, या हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 50, ठीक है ना, और इंटू C का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसको बेटा हम क्या करते हैं, माइक्रोफैरेड में चेंज कर लेते हैं, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। इस संख्या को हम क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, ठीक है ना, 10⁻⁻6 फैरेड, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये आपका XC हो गया, और ये जैसे ही हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो 0.318 आएगा, और ये 10⁻6 प्लस का हो जाएगा, और नीचे ये हो जाएगा 100 × 2, या हम 2 × 100 लिख सकते हैं। अब कंडीशन क्या होगी, XC बराबर इसमें जो 10⁻6 होता है, 10⁻6 को हम तोड़ सकते हैं 10⁻3 इंटू 10⁻3, इस प्रकार से इसको हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें आपकी ऐड हो जाती है। अब क्या करेंगे, इसमें से एक आपका 10⁻3 है, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 318, और इधर आपका हो जाएगा 1000, और नीचे हो जाएगा आपका 2 × 100। तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो गया, इससे इसको काट देंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। 5 का इसी में
318 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 4 5 5 4 9 आया और 5 3 15, इतना आपका आ गया, ये ओम में आया। और इसी संख्या को हम किलो ओम में लिख सकते हैं, 1.59 किलो ओम। ये आपका वैल्यू यहाँ पर निकल करके सामने आएगा। तो बेटा देखिए किस प्रकार से हम बिना कैलकुलेटर के इस क्रिटिकल क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको मैंने याद करने के लिए केवल कितना बोला है, बाकी सब चीज सीख लीजिए, परंतु ये पाई का मान बेटा आपको याद करना पड़ेगा। ये पाई का मान आप याद करिए, 1/पाई का मान, इससे आपकी बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। ठीक है, चाहे जैसा क्वेश्चन आपका ये रहेगा, बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। इसको चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ XC का मान पूछा गया, ये इसका डाटा दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसी आधार का देखते हैं और उसको देखते हैं कितने समय में बिना कैलकुलेटर के बड़े आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन की भाषा पूरी नोट करेंगे। जैसे मान करके चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है, किसका, कैपेसिटर का ही। लिखेंगे एक संधारित्र की धारिता की गणना करें। एक संधारित्र की धारिता की गणना करें जब इसका धारितीय प्रतिघात XC बराबर 200 ओम तथा परिपथ की या परिपथ में आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ध्यान देना, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बिगर कैलकुलेटर की सॉल्व करना आपको थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा। मैं आपको यहाँ बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे बिना कैलकुलेटर के बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है, मैंने देखा है बेटा। जब कैपेसिटर का कोई सिंपल भी क्वेश्चन रहे तो भी बच्चे परीक्षा में छोड़ देते हैं। हमको छोड़ना नहीं है, प्रत्येक पॉइंट को सीखना है और सीख करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ से हमको XC का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया, 200, ठीक है ना, ओम। और यहीं पर दिया गया वैल्यू आपका किसका, F का, ये कितना दिया गया, 50 HZ। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है आपको C। अब क्या करेंगे, इसमें से जैसे अभी मैंने बताया था XC बराबर होता है कितना, 1/ωc। अब क्या करेंगे, इनको दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो C इक्वल टू हो जाएगा 1/ωXC, ओमेगा का वैल्यू रख देंगे 2πF और XC। अब क्या करेंगे, C इक्वल टू हम पाई का मान ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो 0.318 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू फ्रिक्वेंसी का वैल्यू 50 और ये XC का मान यहाँ बेटा कितना दिया है, 200 दिया है। याद रखना, ये 200 फ्रिक्वेंसी का मान दिया है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ से हो जाएगा C बराबर, इस संख्या को पूरी राशि में बनाते हैं और यहाँ हो जाएगा 10 का पावर -3 और नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 आपका सीधे और ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये लेकर के जैसे ही हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 318 इंटू -6 मतलब -3 और नीचे वाला आएगा ये भी -3। 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में चले जाएंगे और नीचे बचा आपका कितना, 20। अब क्या करते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है ना, 2 से इसको 3 को कैंसिल करेंगे, एक बार जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 9 जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 10 बचा और ऊपर इस 10 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 15.9 और इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10 का पावर -6। तो बेटा आपका आंसर कितना आएगा, 15.9 माइक्रोफैरड। यहां से आ जाएगी आपकी धारिता। तो इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर के बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में, क्योंकि यहाँ पर पाई का मान आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। तो पाई के मान को क्यों ना आप 1/पाई के मान को 0.318 अंश की संख्या बना करके रख दीजिए। अगर आप पाई का मान 1/पाई का मान 1/22/7 रख रहे हैं या फिर 1/पाई का मान आप 1/3
0.14 ये रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको सबसे बड़ी समस्या खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि ये वैल्यू अगर आपने रखी तो आप पक्का फंसेंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारी बातें आपको कैसी लग रही हैं? यदि बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पर अंत तक और किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए आई बटन पर जाइए और आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपके एंड स्क्रीन पर भी बहुत सारे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो हमारे बहुत सारे वीडियो वहां पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट का भी वर्तमान में चल रहा था, बहुत सारा वीडियो मैंने डाल रखा है। उसके साथ साथ में ट्रांसफार्मर का और बहुत सारे मुख्य टॉपिक जो है उस पर पड़े हुए हैं। ठीक है, और साथ साथ में नॉन टेक्निकल के भी वीडियो उसमें पड़े हुए हैं। तो बेटा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों में कम से कम 2-2 मित्रों में आप शेयर कर दीजिए। बस हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हमारा पूरा वीडियो फ्री रहेगा आप सभी लोगों के लिए। जब तक दम में दम रहेगा हम आपकी सेवा कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है बेटा, एकदम आप किसी का कोई भी चैनल मत खरीदिए, किसी के पास कुछ मत पढ़िए, केवल आप यहाँ पढ़िए इस चैनल पर। हम आपको पूरा का पूरा टेक्निकल मुफ्त में पढ़ाएंगे। अभी कुछ कम समय का वीडियो आ रहा है और यही वीडियो आपको अभी 1 घंटे से 1.5 घंटे के मिलने लगेंगे और यहाँ पर पूरा थ्योरी का सिलेबस चलेगा। जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका पूरा का पूरा आपको रिवीजन करवाया जाएगा और न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको प्रत्येक बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। अब जानते हैं कि कूलाम के स्थिर विद्युतिकी के नियम कौन कौन से हैं और कूलाम महोदय ने कौन कौन से 2 नियम दिए थे, उन नियमों के बारे में जानते हैं। ठीक है, और इसी नियम के साथ साथ आज का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं कूलाम ने स्थिर विद्युतिकी के नियम कौन कौन से दिए थे। तो कूलाम के हेडिंग डालेंगे, कूलाम के स्थिर विद्युतिकी के नियम, कूलाम के स्थिर विद्युतिकी के नियम। तो इन्होंने कूलाम महोदय ने 2 नियम दिए थे। ठीक है ना, कितने नियम दिए थे? स्थिर विद्युतिकी के 2 नियम दिए थे, जिनमें से प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम बेटा बहुत सावधानी पूर्वक इसको समझ लीजिए, बहुत कठिन चीज नहीं है। यहां से क्वेश्चन परीक्षा में 100% जरूर आता है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो जरूर पेपर में पूछ लेता है। तो इसको समझने के लिए कुछ नहीं करिए, 2 सर्किल बनाइए केवल। ठीक है ना, 2 सर्किल बनाइए और यहां पर क्या लिख दीजिए, एक में प्लस लिख दीजिए, एक में माइनस। दोबारा फिर से 2 सर्किल बनाइए। ठीक है ना, इसमें क्या करिए, दोनों में प्लस लिख दीजिए। एक बार फिर से सर्किल बनाइए और इसमें क्या करिए, आप दोनों में माइनस कर दीजिए। जहां पर समानता है उनको एक साथ घेर लो। ठीक है ना, और इसके पास लिख लो क्या, प्रतिकर्षण। ठीक है, जहां असमानता है उनको एक साथ कर लो। इसमें लिख लीजिए आकर्षण। इसमें लिख लीजिए आकर्षण। अब देखिए जरा मजा, कितने आराम से आपको याद हो जाते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी। यहां पर डिस्टेंस को डी से प्रदर्शित कर दीजिए। ठीक है ना, ये दोनों क्या हैं, ये हैं आवेशित पिंड। ये एक हो गया Q1 और दूसरा हो गया Q2। ठीक है, बस समझ गए आप। जान लीजिए कि ये चीजें अगर आप जान गए तो ये स्थिर विद्युतिकी के पहला और दूसरा दोनों के दोनों नियम समझ गए। इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान चीजें हैं। तो क्या करते हैं कि इसमें जो है यहां पर प्रथम नियम में क्या दिया गया है कि जो ये जो दोनों के दोनों जो आवेश हैं, ठीक है ना, जो आवेश हैं, जब दोनों के दोनों आवेश पर, दोनों के दोनों पिंड पर, मान लीजिए कि कोई 2 पिंड है, मान लीजिए ये 2 पिंड है, दोनों पिंडों पर अलग अलग अगर आवेश है तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा और इन पर आकर्षण का बल कितना लगेगा, इनके दोनों के आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती। एक बार फिर से सुनिए बेटा कि यदि 2 आवेश हैं आपके पास और दोनों के दोनों दो पिंड हैं और वो चार्ज हैं, एक पर धनात्मक चार्ज है और एक पर ऋणात्मक चार्ज है, तो इनका दोनों का जो आवेश जो आवेश होगा, ठीक है ना, उन आवेशों के गुणनफलों की सीधे समानुपाती इस पे लगने वाला फोर्स होता है। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनके दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स किसके समानुपाती होगा, ये दोनों के दोनों आवेशों के गुणनफलों के सीधे समानुपाती इनके ऊपर
फोर्स लगता है। हम ये कहना चाह रहे हैं अगर ये विपरीत आवेश है तो आकर्षण लगेगा, और अगर ये समान आवेश है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा, परंतु फोर्स इन्हीं दोनों आवेशों के ही कारण लगेगा। ठीक है, ये है तुम्हारे स्थिर विद्युतीय के नियम। अब यदि यहां पर मैग्नेट आ जाता है, यदि यहां पर मैग्नेट आ जाता है तो यहां पर हो जाता है M1 और यहां पर हो जाता है M2, तब भी यही बात होती है कि दोनों चुंबक के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों चुंबक के जो ध्रुव होते हैं M1 और M2 उनके दोनों के गुणनफलों के सीधे समानुपाती आपका फोर्स हो जाता है। ठीक है, यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर विद्युत से संबंधित देखना है, तो यहां पर बेटा चार्ज होगा, यहां पर M1 M2 नहीं होगा। अब चलते हैं इसकी परिभाषा के ऊपर। तो परिभाषा में क्या दिया होता है कि विद्युत, परिभाषा में दिया होता है विद्युत के समान आवेश परस्पर एक दूसरे को विकर्षित, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपके प्रथम नियम में दिया गया है। तो यहां से लिखेंगे विद्युत के समान आवेश एक दूसरे को ये समान आवेश हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या बोला, जब ये समान आवेश मिलेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, परंतु कितना, इन दोनों के जो ये दोनों के दोनों चार्ज हैं इनके गुणनफलों के सीधे समानुपाती। ठीक है, तो जो प्रतिकर्षण बल लगेगा ये कितना लगेगा, दोनों के गुणनफलों के सीधे समानुपाती। ठीक है, और यदि ये समान आवेश हैं, जब असमान आवेश हो, असमान आवेश, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, जब असमान आवेश हो तो दोनों के मध्य, दोनों आवेशित पिंडों के मध्य आकर्षण, ठीक है, आकर्षण होता है। हमारी बात एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, जब दो पिंड आपके पास हैं, एक पर धनात्मक चार्ज है और एक पर ऋणात्मक चार्ज है, ठीक है ना, जब दो आवेश हैं आपके पास, एक पर धनात्मक चार्ज है और एक पर ऋणात्मक चार्ज है, दो पिंड हैं, दोनों में अलग अलग आवेश है, तो उनके बीच में जो आकर्षण का बल होगा वो कितना होगा, दोनों के जो आवेश होंगे दोनों पिंडों के, उनके गुणनफलों के सीधे समानुपाती। ठीक है, याद रखना, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, गुणनफलों के सीधे समानुपाती, चाहे वो आकर्षण का बल लगेगा चाहे वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, परंतु दोनों में से कोई एक बल जरूर लगेगा। पहली बात ये। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पर। इन्होंने द्वितीय नियम क्या दे रखा है, पहला नियम तो यही हो गया, तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो इनमें जो फोर्स लगेगा ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका Q1 और Q2, दोनों के गुणनफलों के सीधे समानुपाती जो बल लगेगा दोनों के बीच में, पिंडों के बीच में, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफलों के सीधे समानुपाती हो जाएगा। ये आपका एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस D हो जाती है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस D हो जाती है। अब चलते हैं द्वितीय नियम पर। द्वितीय नियम पर यहां पर आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट नियम कहता है, सेकंड रूल में आपका क्या कहता है, सेकंड रूल में ये कहता है कि जो दो पिंड हैं आपके, उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती इनके बीच जो फोर्स होता है वो होता है। ठीक है, अगर पुस्तक के अनुसार देखा जाए तो इसमें क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार दो आवेशित बिंदुओं के बीच बल आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफलों के सीधे समानुपाती होता है। तो ये आपके गुणनफलों के सीधे समानुपाती हो गया। इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जो बल होगा दो आवेशों के मध्य, ठीक है ना, दो आवेशों के मध्य जो बल होगा, ठीक है ना, ये बल F क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफलों के सीधे समानुपाती होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो फोर्स होगा यहाँ पर, ठीक है ना, दो आवेशों के मध्य बल जो होगा, ठीक है ना,
इनके कह सकते हैं इनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, ठीक है ना, विलोमानुपाती होता है। याद रखना यहां पर मैंने जो द्वितीय नियम में मैंने क्या बताया, पॉइंट नंबर 1, दो आवेशों के मध्य बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफलों के सीधे समानुपाती होता है। और पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया गया, जो दो आवेश हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस d है वो d जो होगी वो उनके फोर्स के वर्ग के विलोमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये दो नियम यहां से पहला नियम और दूसरा नियम दिया गया। अब चलते हैं इसके कैलकुलेशन पर। तो यहां पर हो जाएगा F विलोमानुपाती d²। अब क्या करते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों को आपस में ऐड करते हैं। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, और ये बहुत काम की चीज है, परीक्षाओं में आए दिन हमेशा पूछे जाते हैं इससे पॉइंट। अब हम चलते हैं इसके कैलकुलेशन पर। तो इसका कैलकुलेशन क्या कहता है, चलते हैं आगे। जैसे कि बताया गया, जो नियम आपका कौन सा, नियम नंबर सेकंड है। नियम नंबर सेकंड में क्या बताया गया था कि जो आपका जो बल है किसके बीच में, दो आवेशित पिंडों के बीच जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स क्या लगेगा, F लगेगा, ठीक है ना। ये किस प्रकार का F लगेगा, दोनों आवेशित जो पिंड हैं उनके दोनों के गुणनफलों के सीधे समानुपाती। पहला पॉइंट तो ये बताया गया था, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट में आपको बल बताया गया कि जो बल F लगेगा ये इनके दोनों आवेशित पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे समानुपाती होगा, ठीक है ना। और बल का जो मात्रक होता है बेटा, याद रखना, जो मात्रक होता है ये न्यूटन होता है, ठीक है ना। जो फोर्स लेते हैं इस फोर्स का मात्रक जो होता है ये न्यूटन लेते हैं। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए। तो जो बल लगेगा ये बल बनेगा आपका समानुपाती Q1 Q2 बटे d², और यहां पर हो जाएगा आपका ये न्यूटन। अब क्या करते हैं कि ये जो निशान है समानुपात का, इस चिन्ह को हटाते हैं। जब इस चिन्ह को हम हटाएंगे तो पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक आ जाता है कांस्टेंट जिसको हम k के नाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ में ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे d²। अब बेटा आपका जो फोर्स होगा, ये बल जो होगा, बल इतना लगेगा और यहाँ पर रख देंगे हम न्यूटन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो मुख्य बात है, जो k जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्थिरांक कहते हैं। k बराबर कौन सा होता है, वैद्युतिक स्थिरांक होता है ये, ठीक है ना, स्थिरांक होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, याद रखना। और इस एप्सिलॉन इसका पूरे का मान वायु के लिए, ठीक है ना, वायु के लिए इसका जो वैल्यू बनेगा वो बेटा कितना होता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। याद रखना इसका वैल्यू जो होगा 9 × 10⁹ होता है। अब इसमें ये जो आपकी वैल्यू आई है इस वैल्यू को उठा करके यहां रख सकते हैं। तो यहां पर आपका फोर्स हो जाएगा आपका 1/4 पाई, ठीक है ना, 1/4 पाई और एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन क्या है इसके विषय में अभी आपको हम तुरंत बता रहे हैं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटे d², ठीक है ना। ये आपका फोर्स लगेगा जब बोला जाए कि इनके जो आवेश हैं दोनों आवेशों को इकाई कूलाम माना जाए और इनके बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर मान लिया जाए, तो उस अवस्था में इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। मैंने आपसे कहा कि जब Q1 बराबर Q2, ठीक है ना, इक्वल टू 1 मान लिया जाए और डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर मान लीजिए, ये 1 कूलाम मान लिया जाए। एक बार फिर से लिखते हैं, जब यहाँ पर Q1 बराबर Q2, ठीक है ना, इक्वल टू 1 कूलाम मान लिया जाए और डिस्टेंस 1 मीटर मान ली जाए, तो इन दोनों पिंडों के मध्य में जो फोर्स लगेगा बल, ये कितना लगेगा। अब बेटा ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती हैं, तो इसका वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, ये वाला वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर बल लगेगा ये आपका 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा। कब, जब आपका आवेश पहला आवेश दूसरा दोनों इकाई कूलाम हो जाए और बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए, उस अवस्था में, ठीक है ना, उस अवस्था में जो दो पिंड हैं आपके आवेशित पिंड हैं दो, ठीक है ना, इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इनको दोनों को जो है 1 मान लिया जाए, ठीक है ना, 1 कूलाम और इनके बीच की जो डिस्टेंस है d,
इसको भी 1 मीटर मान लीजिए, उस अवस्था में इनके बीच जो फोर्स लगेगा 9 × 10⁹ इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं आपकी एप्सिलॉन के ऊपर। ये क्या है, यहां से बेटा हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एप्सिलॉन क्या है, इसके विषय में जानते हैं। इसको पूरा नोट कर लेना, बहुत ही काम की चीजें हैं ये, और परीक्षा में आए दिन हमेशा आती रहती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नोट, यहां पर चलते हैं एप्सिलॉन पर। ये एप्सिलॉन क्या है, तो बेटा बता दें आपको, जो एप्सिलॉन होती है इसको हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है ना, निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है ना, निरपेक्ष विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। और यही जो है एप्सिलॉन बराबर इसका वैल्यू होता है ε0 εr। ठीक है, यहां से हम εr का मान निकाल सकते हैं, ε/ε0। यहां से इसकी जो भाषा बनेगी यह होती है किसी, एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटे वायु में विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला, और ये चीज जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये दोनों समान विद्युतशीलताएं हो गई, तो यहां पर ये हो गई आपकी, इसको कहते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है ना, और इसी का जो रिलेटिव होती है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, और वायु के लिए ठीक है ना, वायु के लिए इसका जो मान होता है, ये वायु के लिए इसका मान जो होता है ये इकाई होता है। और ये जो चीज है, ठीक है ना, सापेक्ष विद्युतशीलता है, इसका मात्रक बेटा, इसका जो मात्रक होता है इसको इकाई मानते हैं। यह एक मात्रकहीन राशि है। ठीक है ना, मात्रकहीन राशि है, अर्थात यूनिट डिजिट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशि है, बिना मात्रक की राशि है, क्योंकि दोनों साइड में आपकी एप्सिलॉन मिल रही है, विद्युतशीलताएं मिल रही हैं। अब जानते हैं ये जो ε0 है, इसको हम वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका सबसे पहले देखते हैं मात्रक। इसका जो मात्रक होता है ये होता है बेटा फैराड प्रति मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये दो इसके मात्रक होते हैं, और दोनों के दोनों मात्रक आप परीक्षा में बहुत ज्यादा उठाए जाते हैं, इनको याद रखना, फैराड प्रति मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, इनको याद रखना। और यही आपकी ε0 जो है वायु की विद्युतशीलता है, इसका वैल्यू होता है बेटा 8 इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, इसका वैल्यू होता है आपका 8.854 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। ये वैल्यू अपना याद रखना। इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 8.854, और यहां से ये वैल्यू जो आपकी है इसको हम बेटा पिको के नाम से जानते हैं। 1 पिको = 10⁻12 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पिको फैराड प्रति मीटर लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम पुनः लिख रहे हैं, इस वैल्यू को लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, पुनः लिख रहे हैं। ये वैल्यू होगी 8.854 यहाँ पर हो जाएगा आपका पिको फैराड प्रति मीटर। परीक्षा में एक बार ये वैल्यू पूछी गई, दूसरी बार ये वैल्यू पूछी गई, और तीसरी बार बेटा इसका मात्रक पूछा गया कि वायु में जो विद्युतशीलता होती है या विद्युतशीलता का जो है वो मात्रक क्या होता है। चाहे वो निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक पूछे तब भी आपका फैराड प्रति मीटर होगा, क्योंकि निरपेक्ष विद्युतशीलता ये मात्रकहीन राशि है और इसका मात्रक होता है। तो इन दोनों का मिलाकर के मात्रक फैराड प्रति मीटर बनेगा। ठीक है ना, जो मात्रक आपका बनेगा निरपेक्ष विद्युतशीलता का। निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान दिन हर समय बदलता रहता है, यदि माध्यम बदलेगा तो इसका वैल्यू बदलेगा। ठीक है ना, और इसके साथ साथ में आपकी जो रिलेटिव है ये संबंध रखती है वस्तुओं से, पदार्थों से, कुछ अलग माध्यमों से। ठीक है, तो ये आज का सेशन था हमारा। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? यदि सेशन अच्छा लगा है तो बेटा एक लाइक तो बनता है कम से कम, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। हमारा देखते रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।